हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 मई और आज की इस वीडियो में हम 30 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीडीएफ चाहिए यदि आप लोगों को इस वीडियो की, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में मेरी आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ के नाम से, जहां ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैराथन वीडियो थी जनवरी से अप्रैल 2022 की, इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अभी जो मैंने आप लोगों की 2021 की मैराथन की क्लास ली थी, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को 1 जून को यानी कि अभी परसों ही शेयर कर दूंगी। कल हमने डिस्कस कर रखा था, देखो ट्विटर के जो निदेशक मंडल से जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दिया। परम योद्धा स्थल चर्चे में था, दिल्ली में स्थित है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने कह दिया है कि अब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, ये राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री रहेंगे। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक, और आईबीए के एथलीट पैनल में शामिल हुई है लवलीना बोरगोहेन, इसकी अध्यक्ष बन गई है, बॉक्सर है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता, और आईबीए मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में टॉप पर रहा है तुर्की। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क ये रिपोर्ट रिलीज की है, जिसका ये 8वां संस्करण रहा था। तो ये भी हाल ही में रिलीज किया गया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल की तिमाही तक यदि देखा जाए, तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च 2022 तक वैश्विक यानी कि ग्लोबली 11.2 करोड़ लोगों ने अपने हाथ से नौकरियां हैं जो ये गंवा दी हैं। हालांकि लॉकडाउन ये तो हम 2020 से सुन रहे हैं, जब कोरोना का प्रभाव हमें सुनने को मिल रहा था। हालांकि कोरोना का पहला केस है ना, जो ये चाइना में दिसंबर 2019 में ही सुनने में मिल गया था, इसलिए तो इसे कोविड-19 कहा जाता है। दुनिया के सामने आया ये 2020 में, और 2020 में ही हमने फेस किया पहला लॉकडाउन। और सबसे ज्यादा नौकरियां है ना, जो भारत में भी यदि हम कंपेयर करें, तो फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान ही सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां हैं जो ये गंवानी पड़ी है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में ही, मतलब कि ग्रामीण और शहरी दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ग्रामीण शहरी दोनों मिला के लगभग 12 साढ़े 12 करोड़ नौकरियां ये लोगों को गंवानी पड़ी थी फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान में, है ना। तो इससे क्या है कि बेरोजगारी भी बढ़ी है। खास तौर पर यदि देखा जाए तो युवा सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है, और इसे लेकर के अभी हाल ही में जो वर्ल्ड नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसने इसे लेकर के रिपोर्ट रिलीज कर दी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट एफ होंगो ये हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। यदि मैं बात करूं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या इसने कोई रिपोर्ट रिलीज की? तो हाँ, इन्होंने मलेरिया रिपोर्ट रिलीज की है अभी हाल ही में। भारत में मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य क्या है? भारत में मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य है 2030। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। जबकि जो वर्ल्ड बैंक है, ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। लेकिन फिलहाल इसने इस रिपोर्ट के प्रकाशन पर फिलहाल के लिए तो प्रतिबंध लगा रखा है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की जो 7वीं बैठक है, इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो देखिए, मीनाक्षी लेखी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, जो अभी हाल ही में सांस्कृतिक जो समिट रही है ब्रिक्स देशों की, इसमें भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए ये जो मीटिंग है, ये आयोजित की गई। ये जरूर याद रखेंगे कि इस साल इसे चाइना होस्ट कर रहा है। थोड़ा सा ब्रिक के बारे में जान लेते हैं। वैसे पहले इसका नाम ब्रिक था, लास्ट में यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जा रहा है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये चाइना के संघाई में हो जाएगा। 2006 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो पहली मीटिंग थी 2009 में हुई। और कहाँ हुई थी? तो ये रशिया में आयोजित की गई थी। ठीक है, 5 मेंबर इसकी कंट्रीज हैं। और मतलब कि लास्ट ईयर तो भारत ने इसे होस्ट किया था। अभी जनवरी में ही भारत ने इसकी अध्यक्षता चाइना को सौंपी, क्योंकि जैसे लेटर है ना, सेम उसी तरह से होस्ट भी करते हैं। पहले ब्राजील होस्ट करेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका के बाद फिर ब्राजील। ये इस तरह से सिक्वेंस है ये जो चलता है। तो भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? मीनाक्षी लेखी ने। नरेंद्र मोदी तो ये अभी हाल ही में किस समिट में शामिल हुए थे?
क्वाड कंट्रीज की मीटिंग जो कि कहाँ हुई थी, जापान के टोक्यो में आयोजित हुई थी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। एस जयशंकर तो देखो 2+2 वार्ता, हालांकि ये भी क्वाड कंट्रीज के बीच में आयोजित की जाती है, जिसमें कि दोनों मतलब कि उन कंट्रीज के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो एस जयशंकर का नाम आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। हालांकि एस जयशंकर तो हमारे विदेश मंत्री हैं, अभी हाल ही में हमारे विदेश सचिव भी बनाए गए हैं। पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, अभी रिसेंटली कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। निर्मला सीतारमन जो कि प्रेजेंट में हमारी वित्त मंत्री हो जाएंगी। अभी G20 मंत्री स्तरीय बैठक थी जो वित्त मंत्रियों की, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन ने। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमन जी का स्थान है 37वां। टॉप पर हो जाएंगी जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट। अगला प्रश्न, भारत सरकार के किस अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखो अभी हाल ही में जो अनवर हुसैन शेख हैं, मुझे इनकी इमेज तो नहीं मिल पाई है, लेकिन टेक्नोलॉजी इशूज पर इन्हें विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की तरफ से अध्यक्ष बना दिया गया है, और ये स्थान लेने जा रहे हैं एलिसा मारिया अल्मेडा, कुछ ज्यादा लंबा नाम है, इन्हें रिप्लेस करेंगे भारत के अनवर हुसैन। यदि मैं बात करूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 इसकी मेंबर कंट्री है और भारत इसका सदस्य हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं बात करूं, अच्छा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये भी आप रिलेट कर सकते हो, इसकी पहली महिला अध्यक्ष है ना जो, ये नकोजी अंकोजी बनाई गई है, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि आप कह सकते हैं कि भारत की ऐसी पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये आईएसए के अध्यक्ष हैं। अभी जो COP26 हुआ था ना स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, तो भारत की तरफ से यही मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रियंका राधाकृष्णन की यदि मैं बात करूं, तो न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्रियंका राधाकृष्णन बनी है, जबकि ब्रिटेन में अभी हाल ही में गृह मंत्री, अभी हाल ही में नहीं, लगभग इस बात को 1.5 से 2 साल होने जा रहा है, गृह मंत्री के रूप में प्रीति पटेल की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सिनेमा में दिए गए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो दिग्गज अभिनेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है ना, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो अभी फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें इन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें अमेरिकी अभिनेता है जो विंसेंट दी पॉल, इनके द्वारा सम्मानित है जो किया गया है। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2019 में एक और अवार्ड मिला था, जिसके कारण ये चर्चे में आए थे। फिल्मों में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें गोल्डन ड्रैगन अवार्ड इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। अदर अभिनेता की यदि मैं बात करूं, तो देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से अभी सम्मानित किए गए हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, इससे 2018 में सम्मानित किए गए थे। अमिताभ बच्चन 2017 में कौन सम्मानित किए गए थे, विनोद खन्ना। अच्छा अनुपम खेर तो ये अभी अपनी बुक के कारण चर्चे में आए थे। एक इनकी बुक थी योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, और एक और बुक थी उनकी लाइफ टॉट मी अननोइंगली, योर बेस्ट डे इज टुडे और लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ऐसा कुछ नाम था। अनुपम खेर की ही किताब है। एक मनोज बाजपेयी जो भी कि एक दिग्गज अभिनेता है, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, मनोज बाजपेयी, जो 67 नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड रहा ना, 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मनोज बाजपेयी और साउथ के जो एक्टर हैं धनुष, इन्हें चुना गया था। जबकि फीमेल में यानी कि एक्ट्रेस की कैटेगरी में कंगना रनौत ने अवार्ड जीता था। भारत और किस देश के बीच 1 जून यानी कि अभी एक दिन बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में देखिए तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है जो ये शुरू होने जा रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो पश्चिम बंगाल का जो न्यू जलपाईगुड़ी है, ये बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, इसे ये कनेक्ट करेगा। और मैंने पहले भी इसके बारे में काफी बार बताया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस होगी। देखो एक तो मैत्री है, बंधन मैत्री 2 आप पढ़ते हैं। जो बंधन एक्सप्रेस है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, कोलकाता से खुलना को ये कनेक्ट करती है जो कि पश्चिम बंगाल में है।
और जो बंधन है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, माफ कीजिएगा। जो बंधन एक्सप्रेस है ये कोलकाता से खुलना को कनेक्ट करती है, और जो मैत्री एक्सप्रेस है ये कोलकाता से ढाका को कनेक्ट करती है। और अब तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस होगी जो कि न्यू जलपाईगुड़ी को ढाका से कनेक्ट करेगी। ढाका तो आप समझ रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल की कैपिटल हो जाएगी, सॉरी ये बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी जिसे ये कनेक्ट करेगा। ढाका है कैपिटल, टका हो जाएगी करेंसी, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। और एक एक्सरसाइज आप लोगों को रटी रटाई है, संप्रति एक्सरसाइज, ये तो आप लोगों को याद है, लेकिन अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक बोंगो सागर एक्सरसाइज जो कि दोनों देशों की नेवी के बीच में संपन्न हुआ, जिसके कारण चर्चे में आया था। यहाँ चटगांव पोर्ट है, चट्टोग्राम पोर्ट, जिसके इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भारत को मंजूरी दे दी है। अच्छा, अभी नेपाल को आप रिलेट करोगे तो जयनगर से कुर्था के बीच में, जयनगर से कुर्था, याद है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जयनगर कुर्था रेल लिंक परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। ब्लू इकोनॉमी को लेकर के ब्लू इकोनॉमी को लेकर के रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच में डील हुई है, जबकि यूएई के साथ भारत की डील है सेपा को लेकर के। सेपा दैट इज कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने शुरू किया है? तो ये भी हाल ही में शुरू किया गया है अडानी हाइब्रिड एनर्जी के द्वारा। कहाँ शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया है। अब ये लिखा क्या हुआ देखो, पवन भी लिखा हुआ है यानी कि विंड, और सोलर यानी कि दोनों का एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। सोलर और विंड दोनों ही एनर्जी, दोनों ही माध्यमों से, दोनों ही रिसोर्सेस के माध्यम से यहाँ एनर्जी जनरेट हो सकेगी। तो अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पवन और सोलर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र है जो ये चालू किया गया है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। देखो अडानी की ही कंपनी है, आप कह लो तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसी की सहायक कंपनी है। AHIJOL यानी कि वही हो गया अडानी हाइब्रिड एनर्जी, सॉरी आई नहीं, ये ई होगा, अडानी हाइब्रिड एनर्जी JOL यानी कि जैसलमेर वन लिमिटेड। तो जैसलमेर में इसकी स्थापना है जो ये भी हाल ही के दिनों में की गई है, जिसके माध्यम से जो ग्रीन एनर्जी है ये प्रोवाइड कराई जा सके। और भारत के अलावा मतलब अलग अलग राज्यों को भी यदि हम कंपेयर करें ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। आप लोगों को मालूम होगा असम में अभी हाल ही में क्या स्थापित किया गया है, तो एक शुद्ध हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। एक बायो एथेनॉल प्लांट, एक एथेनॉल प्लांट आप रिलेट करोगे तो बिहार के पूर्णिया में ये स्थापित किया गया है ना। ये मैंने हालांकि आप लोगों को करंट में रिलेट करके बताया भी था। तो इसके माध्यम से जो जैसलमेर में स्थापित किया गया ना, इसके माध्यम से 390 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन है जो ये किया जा सकेगा। एनटीपीसी की यदि मैं बात करूं, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, तो इसने घोषणा की थी कि ये भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो ये तेलंगाना में स्थापित करेगा। यदि मैं बात करूं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसे अभी हाल ही में गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन के लिए मिलेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। तो इस साल के लास्ट तक जो केरल है पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस है जो कि लॉन्च कर देगा। मतलब कि सभी आप कह सकते हैं वेब सीरीज, सीरियल्स, मूवीज, ये सभी वन प्लेटफॉर्म पर ये दर्शकों को प्रोवाइड कराएगी केरला गवर्नमेंट। केरल की राजधानी जो है ये तिरुअनंतपुरम है, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये ओपन किया गया था। साइलेंट वैली कहाँ है, यानी कि शांत घाटी, ये केरला में ही हो जाएगी। एर्नाकुलम 100% साक्षर जिला पहला यही हो जाएगा। कोझिकोड में इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, भारत का पहला IWTC ये स्थापित किया गया है। और यदि आप रिलेट करोगे तो केरल का जो कुबलांगी गांव है, ये सैनिटरी, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त विलेज है जो ये हाल ही के दिनों में बना गया है। हेल्थ इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर है ये केरला है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर है ये भी केरला हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें भी केरला रहा है टॉप पर।
अब तेलंगाना में यदि आप रिलेट करोगे ना, तो हैदराबाद जो इसकी राजधानी है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाना है। कर्नाटक से आप क्या रिलेट कर सकते हो? कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एंथनी अल्नबीस। इसके पहले कौन थे? स्कॉट मॉरिसन थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने, इसके अगले ही दिन ये जापान के टोक्यो में क्वाड समिट में भी शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर हो जाएगी। और ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास आप देख सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। अभी यही सोलोमन आइसलैंड चर्चे में था, क्योंकि इस पर अधिकार यानी कि रक्षा के लिए सोलोमन की जो गवर्नमेंट है, ये अधिकार चाइना की गवर्नमेंट को सौंप दिया है। ईस्ट तिमोर, हाल ही के दिनों में मैंने बताया यहाँ के नए राष्ट्रपति बने। किसी को नाम याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। रनिल विक्रमसिंघे ये भी हाल ही में श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। फूमियो किशिदा ये जापान के हो जाएंगे। और बोरिस जॉनसन ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है, जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर थे। गुजरात में इन्होंने एक बुलडोजर या आप कह सकते हैं जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया था। सिरोई लिली फेस्टिवल ये आपका मणिपुर से रिलेटेड हो जाएगा। जो सिरोई लिली फेस्टिवल है ना, ये जो सिरोई लिली राज्य की पुष्प है मणिपुर का, तो इसी के लिए मतलब इस फूल के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि ये जो फूल है केवल मणिपुर के उखरुल जिले में पाया जाता है और दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है। मणिपुर में एक और रिलेट कर सकते हो आप, संघाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में चेरी ब्लॉसम, हालांकि ये भी फूलों का त्योहार है, यहाँ मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और असम में मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ दोबारा से बन गए हैं, सलील एस्पारिक। इन्फोसिस जो कि भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी है, 1981 में स्थापना हुई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। नारायण मूर्ति और नंदनील कड़ी ने इसकी स्थापना की थी। विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के दोबारा से एमडी सीईओ बने हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में हो जाएगा। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक ये पेटीएम ही हो जाएगा। कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के अभी हाल ही में सीईओ बनाए हैं। एयर इंडिया फिर से टाटा टाटा की हो गई है, मालूम ही है आप लोगों को। एसएस मुंद्रा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। मैंने कल आप लोगों से पूछा था दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो उसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट था, जो कि 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। आज का सवाल है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो यदि पसंद आया है तो अपना फीडबैक देना इसमें बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।